نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. नहमद व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम. ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट सिर्फ. आज का दिन खुशी और मसरत से लबरेज़ ज़िंदगी के उन हसीन लम्हात की याद दिला रहा है जो हमने तकरीबन एक दहाई कबल मादर इल्मी के नूरानी व इरफानी माहौल में गुजारे थे, जहाँ हम इस गुलशन इल्मी के बाद नसीम से लुत्फ़ अंदोज़ होते, सिफ़ाल हिंदी में मैं हिजाजी पीते, जहाँ एक तरफ इल्मी नुकात, फ़न्नी तहक़ीक़ात और फ़िक्री मोशिगाफ़ियों की सदाए बाज़गश्त सुनाई देती, वही दूसरी तरफ तरबियत व तदरीब का एक रूहानी मंज़र होता, जहाँ हमारी रूह को तस्कीन मिलती, ईमान को ग़िज़ा मिलती, आखिरत की फ़िक्र दामनगीर होती, दुनिया की बेसुबाती और नाएतबारी का ख़याल पैदा होता. इसी माहौल ने हमें ईमान व अक़ीदा, अख़लाक़ व अमल से आरास्ता किया. इसी ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम दीनी मैदान में उम्मत मुस्लिमा की दस्तगीरी और रहबरी के काबिल बने, वरना हम क्या थे और हमारी हैसियत ही क्या थी. ये समारा जाता है हमारे असातिज़ाए किराम और रईसुल जामिया को. मौका दिया गया है कारगुजारी के लिए और साथ ही साथ कुछ असरी तालीम और जिस शोबे में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ उसके तारुफ़ के लिए. सबसे पहले मैं कारगुजारी पेश करना चाहूँगा. हम फारिगिन हैं सन 2012 के. जितने 10 साथी दारुल इफ्ता से फारिग हुए थे, आलिमियत से 224 फारिग हुए थे, तो 200 इफ्ता के जो 10 साथी है, ये 10 में से 9 अरबी अव्वल से दौरे तक यही पढ़े हुए साथी हैं. जो जमात हमारी जानी जाती है मुफ्ती मुकीम बीड़ के नाम से, ये जमात को हमारे जाना जाता है. तो तारुफ में जो 10 में से 8 साथी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और 2 साथी नहीं आए हैं, तो 8 का मैं मुख्तसर और जल्दी से तारुफ़ करा देता हूँ. सबसे पहले मुफ्ती मुकीमुद्दीन बीड़ तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फिर भी बता देता हूँ. मुहतमिम जामिया सिकायतुद्दीन, ख़ुद का निसाब उन्होंने बनाया हुआ है जो वहाँ पर वो जिसके ज़रिए से तालीम दी जाती है, और बीड़ शहर के एक मकबूल मुफस्सिर भी हैं और फ़िक्रमंद मुबल्लिग भी है. इतने फ़िक्रमंद मुबल्लिग है कि अभी भी कश्मीर से मस्तूरात की जमात में ही है वो, और वहाँ से एक दिन की रुखसत लेकर इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ फरमा है. और जामिया की निगरानी में जो मसाजिद की तामीरात का काम होता है, तो मौसूफ़ का इसमें भी एक अच्छा खासा हिस्सा है. उसके बाद मुफ्ती नौमान धर्मपुरी हमारे दूसरे साथी जो जामिया हाजा में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप सभी इनसे वाकिफ़ है. तीसरे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पानोली, ये तदरीस और तिजारती खिदमत अंजाम दे रहे हैं पानोली शहर के करीब में ही, पानोली शहर में. चौथे है मुफ्ती महबूब बीदर, ये कर्नाटक के हमारे साथी है और इमामत और खिताबत के साथ ये तदरीस दीनिया व दुनियाविया में भी लगे हुए असरी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, असरी तालीम भी पढ़ा रहे हैं. यहाँ से इन्होंने आलिमियत भी की, इफ्ता भी किया, उसके बाद अंग्रेज़ी भी पढ़ाई और इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर एक मुफ्ती अंग्रेज़ी और सोशल साइंस भी पढ़ा रहा है 11वीं और 12वीं की जमात के लिए. पाँचवें हमारे मुफ्ती इमरान साहब हैं नंदुरबार के, जो इमामत और खिताबत और तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं नंदुरबार में. सब साथी हमारे यहीं पर एक साथी बैठे हुए हैं. उसके बाद में मुफ्ती इमरान रोज़ाना एक मसला भी आवाम के सामने पेश करते हैं, और वो भी देवनागरी लिपि के अंदर यानी हिंदी ज़बान के अंदर, ताकि सबको समझ में आ जाए. और उनके कई व्हाट्सएप ग्रुप उनके खुद के अकेले के हैं, ताकि और उससे जुड़े हुए आवाम हैं, ताकि उनको रोज़ाना आवाम को एक मसला पता चले और उनके 60-70 साल की नफिल इबादत का सवाब उनको भी मिले और मुफ्ती इमरान को भी मिले. उसके बाद में मुफ्ती अब्दुल माजिद नवापुरी है, यही हमारे साथ में है. तो ये तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तिजारत भी कर रहे हैं नवापुर के अंदर. उसके बाद मुफ्ती अकबर शेंदुरनी है, ये इफ्ता के साल में हमारे साथ पढ़ने के लिए आए कुंज खेड़ा से. तो ये कन्नड़ के अंदर इमामत और खिताबत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. उसके बाद 8वें हैं मुफ्ती आफ्ताब पूर्णिया, जो नहीं आए हैं, ये रहने वाले
पूर्णिया बिहार के, और खिदमत अंजाम दे रहे मुद्दा बिहार कर्नाटक के अंदर। उसके बाद मुफ्ती जमील MP अंजड़ के है, तो ये भी नहीं आ सके किसी वजह से। और 10वें नंबर पे मैं हूँ जियाउर रहमान अहमदनगर से। मैं 3 जुलाई 2012 को 2 जुलाई 2012 को फारिग हुए थे। 2 जुलाई 2012 को इफ्ता से फारिग हुए थे और 3 जुलाई 2012 को मैं हजरत के ईमा पे वापी में खिदमत करने के लिए पहुंच चुका था। 3 जुलाई को यहाँ दोपहर में जलसा, शाम में जलसा हो गया, और दूसरे दिन ये फरागत का दूसरा ही दिन मेरा खिदमत का पहला दिन था। और वहां से मैं तकरीबन 17 अक्टूबर 2021 तक 17 अक्टूबर 2021 तक वापी में ही रहा, 8 साल तक, और जामिया का खूब तारुफ कराया। बाज यूपी के जो पुराने बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि जामिया का फारिग भी इतनी अच्छी तफसीर करता है। उनके एक तरह से उनकी एक सोच बन गई, वहाँ पे एक माहौल बना। और मैंने 8 साल में से 7 साल हर जुमा में बयान किया और कभी कोई बयान रिपीट नहीं किया। तो इस वजह से भी वो बहुत मुतासिर है, वहाँ के लोग अभी भी बहुत राब्ते में है। क्योंकि अभी मैं 18 अक्टूबर 2021 से औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में खिदमत अंजाम देने के पहले मैं असरी तालीम की अहमियत मुख्तसरन बता दूं और साथ में एक दूसरी खिदमत की तरफ भी इशारा करता चलो। असरी तालीम की अहमियत आज हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, और रईस जामिया का भी इसकी तरफ रुझान हम सबको पता है। तो क्या आज अवाम में 1.5 करोड़ बच्चे मुसलमानों के असरी तालीम हासिल कर रहे हैं, 1.5 करोड़। उसमें से 50% बच्चे 10th से पहले ड्रॉप आउट ले लेते, छोड़ देते पढ़ाई मुसलमानों के। और हो क्या रहा इसकी वजह से? मुसलमान मजलूम, मुसलमान माशी एतबार से कमज़ोर, और मुसलमान हर किसी के एक उनका हदफ बन चुका है मुसलमानों को टारगेट बनाना। अब इससे हो क्या रहा है कि मुसलमान की पहचान हुई है पंचर वाला इस नाम से मुआशरे के अंदर। क्यों हुई है? क्योंकि जब तबका 40% से आगे चला जाता है किसी पेशे के अंदर, 40% से आगे चला जाता है, तो उसको उसी पेशे के साथ जाना जाता है। तो मुसलमान की पहचान हो रही है पंचर वाले के नाम से। और ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद बादशाह हुआ करते थे और हम ना अहल पंचर वाले के नाम से मौसम किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। और कुछ मैं डेटा लेकर आया हूँ जिसको अगर आपके सामने पेश करूंगा तो आपको बड़ी ताज्जुब होगी कि 40% मुसलमान ये पेशे के एतबार से वाक़तन पंचर और गैरेज का ही काम करते हैं। 52% मुसलमान ये हम्माली का कारोबार करते हैं। उसके बाद में 40% IT कंपनियों के अंदर झाड़ू पोछा करने वाली मस्तूरात मुसलमान है, जो सुबह में IT कंपनियों के अंदर आके बेंगलोर वगैरह की जो बड़ी बड़ी सिटी है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और दिल्ली है, गुड़गांव है, यहाँ पे 40% मुसलमान खवातीन ये झाड़ू पोछा का काम करती है, मुसलमान खवातीन। उसके बाद में इसके बाद वाली बात जो तहकीक की सर्वे है ये बताऊंगा तो शर्म से मेरा सर ही झुक जाता है कि 45% मुसलमान खवातीन प्रोस्टिट्यूट बनी हुई है। प्रोस्टिट्यूट का तर्जमा आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद में हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम के साथ में अगर हम हमारा मुकाबला करना चाहे तो नहीं हो सकता है। और मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की वजह ये असरी तालीम का फुकदान भी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दीनी तालीम से बिल्कुल कोई वो नहीं है, तंसीस से मा अदा की नफ़ी को मुस्तलजिम नहीं होती। इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए मेरी बात सुने। लिहाजा असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के जुल्म की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के इनकलाबी तहरीक न करने की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के माशी गुर्बत की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमान कौम के पिछड़े हुए होने की वजह है। इसको हमें एक सुधारने की जरूरत है। कैसे, वो भी बताता हूँ। असली तालीम हासिल करने के आसान तरीके, मैंने तो ये तो बताया मुसलमानों की कैफियत। आसान तरीके सबसे पहला ये है कि RTE के जरिए से हर कस व नाकस 9th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल कर सकता है फ्री ऑफ एजुकेशन के तहत। उसके बाद भी आला तालीम भी हासिल कर सकता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप
हासिल होती है, स्कॉलरशिप बहुत इजी तरीके से हासिल होती है, गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिलती है और कॉर्पोरेट की भी स्कॉलरशिप मिलती है, कहाँ तक भी पढ़ सकते हैं। मैं अब तक पढ़ाई कर रहा हूँ और LLB का हजरत मैंने CET एग्ज़ाम दिया हुआ अभी जी। मैं फाइल इसीलिए रखा हूँ, ताकि ये इसलिए नहीं रखा हूँ कि मैं कुछ अलग से नुमाया चीज़ बताऊँ, लेकिन इसलिए रखा हूँ कि तालीम मेरी अभी भी जारी है। अभी LLB का CET इम्तिहान दिया हूँ, उसके अंदर दुआ कीजिए पास हो जाऊँ तो वकालत के लिए मैं दाखिला ले लूँगा और वो पढ़ाई शुरू कर दूँगा उसके। जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत, जी इंशाल्लाह। और जिन कौम को तरक्की मिली है वो तालीम से ही मिली है, दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। दीनी तालीम का बिल्कुल अपनी जगह पे एक मर्तबा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं उससे कोई मुझे तारुज़ नहीं, लेकिन असरी तालीम के इन्हिराफ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है और असरी तालीम हासिल करने वालों ने तरक्की की है। इसकी मिसाल दुनिया के यहूदी है और हिंदुस्तान के ब्राह्मण कौम है, इसकी मिसाल है। हर आला ओहदे पे क्लास 1 ऑफिसर ब्राह्मण मिलेगा, जज ब्राह्मण मिलेगा, अच्छा वकील ब्राह्मण मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ब्राह्मण मिलेगा। और फिर मुसलमान को ढूंढने जाएंगे तो मुसलमान मिलेगा पंचर निकालने वाला, गैरेज वाला और सब्जी वाला और ठेले पे जूते चप्पल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। आखिर क्यों? तो इसके लिए हमें सोचना है, हमें खुद भी करना है और हमारे एक 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 हीरे के अंडर 1-1 हज़ार लोग हैं। आप सब हीरे हैं, अन्नास मादिन, आप काइन, ये माइंस हो, आपके अंदर से बहुत कुछ खजाना निकल रहा है, तो आपके अंडर 1-1 हज़ार लोग हैं, उन तक इन बातों तक आप पहुंचा दीजिए। उसके बाद में मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में आने का फुकदान, ये बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान इस तनज़्ज़ुली के अंदर पहुंच चुके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब तक हुकूमत के अंदर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा। फिर से एक बार कहता हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक हम हुकूमत के ओहदे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, अमेरिकियों ने, गोरों ने वहां पे कालों को मारा, उन्होंने बर्दाश्त किया और अपने बच्चों को पढ़ाते गए यहां तक कि 30 साल के बाद में वहां के बड़े बड़े ओहदों पर वो रेड इंडियंस ही फाइज हुए। गूगल का CEO इंडियन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन है। क्यों हुआ? उन्होंने तालीम के अंदर उनको आगे बढ़ा। और ये वो इंडियन नहीं जो यहां से गए, समझ लीजिए, ये वो इंडियन नहीं, ये वो इंडियन है जिन्होंने वहां पर ही तालीम हासिल करके उनको पढ़ाया। रेड इंडियंस ये वही के, यहां से गए हुए नहीं है, ये वही के है। उसके बाद में और मुख्तसर कर देता हूं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि क्या किया जाए। मैं जब गया था वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरव्यू के अंदर, यही फाइल लेकर गया था, इस वजह से हजरत के सामने रखा हो। इस फाइल के अंदर हजरत, इस फाइल के अंदर मेरे असरी तालीम के तमाम सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर MSc IT से लेके तो PG तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, D.Ed वगैरह के साथ में बहुत ही कायदे से लैमिनेशन करके मैंने रखे हैं। उसके बाद में मदरसे और पहले स्टैंडर्ड से, पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब चीजें इसके अंदर, और मदरसे के दीनियात से इफ्ता तक के तमाम तो जब मैंने हजरत ये चीज CEO ऑफ वक्फ बोर्ड को दिखाई तो बस इसी से मुतासिर हो गए वो जी। और कहा ऐसा काम करना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, त्यों करना पड़ेगा। मैंने कहा सर हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे। और उस तर्ज जुनू को वहाँ पे ईजाद किया। एक बहुत बड़ा काम था शेड्यूल 1 बनाने का। वो शेड्यूल 1 कोई बनाता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था। चैरिटी का एक शेड्यूल 1 होता है, वक्फ बोर्ड का एक शेड्यूल 1 होता है। तो वक्फ बोर्ड का शेड्यूल 1 उसका रजिस्टर इतना बड़ा आता है, कम से कम 7-8 किलो का, वो लिखना था। तो मैंने जब से शुरू किया तो मराठवाड़ा अब कंप्लीट होने को है, जिसके अंदर 4000 फाइल मैंने कंप्लीट की। तो ये एक तर्ज जुनू मैंने वहाँ पर ईजाद किया वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये फाइल से ही वो मुतासिर हुए। और इलाकाई ज़बान आना फ़र्ज़ आयन, वाजिब नहीं, इलाकाई ज़बान आना फ़र्ज़ आयन। मराठी आनी ही चाहिए, महाराष्ट्र वालों, कर्नाटक वालों कन्नड़ आनी चाहिए, सिर्फ बोलते नहीं आनी चाहिए, वो टाईप करते आना चाहिए। मला खूप चांगल्या प्रकारे मराठी येते, कारण मी तिथं जे पण भेटतात ना त्यांच्यावर मराठीतच बोलतो।
त्याच्यामुळे ते खूप मला चांगलं वाटतं त्यांना, आणि त्यांना वाटतं का पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक खूप चांगले मराठी बोलतात. तो ये इलाकाई ज़बान आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कुछ भी बोलो करो, टाइप करना है, मराठी ज़बान, मराठी इलाकाई ज़बान है तो आनी चाहिए. MSCIT मराठी में हो और इंग्लिश मराठी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये चीज़ें आपके पास है तो आप हुकूमत के किसी भी ओहदे तक पहुंच सकते हो. सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम को हमारे लिए पढ़ाई करके 1 महीना, सिर्फ 1 महीना पढ़ाई कर, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, बल्कि IAS ऑफिसर तक बन सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे. अगर वहां सिर्फ 1 ही महीना करेंगे ना, कुछ नहीं करना होता है पढ़ाई का, बहुत आसान सी चीजें होती है. 1 महीना पढ़ाई करेंगे तो हुकूमत के किसी भी इम्तिहान को हम क्रैक कर सकते हैं, और वो क्रैक करके अच्छे से अच्छे पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं. ये तो हो गई आसान तरीका तालीम हासिल करने का. उसके बाद में एक जो खिदमत अभी औरंगाबाद में अंजाम दे रहे हैं वो ये है कि हम इतवार के दिन एक गश्त करते हैं. इतवार के दिन 3 बजे से मगरिब तक एक गश्त करते हैं. वो गश्त सिर्फ गैर मुस्लिमों में होता है. और आखिरी इतवार की ये कारगुजारी हजरत कि जितने साथी जमा हुए थे, 10 जमातें बनाई, 10 जमात में से हर जमात में 3 साथी थे. मेरी जमात में भी 3 साथी थे हम. तो हमने 18 लोगों को कलमा पढ़ाया, गैर मुस्लिमों को. और ये काम हर इतवार को करते हैं, जुमा के दिन भी करते. जुमा को साथी कम होते, छुट्टी ना होने की वजह से. इतवार के दिन ये बहुत कायदे से सब शरीक होते हैं. टूरिस्ट पॉइंट पे जाते, हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां पे लोग इंतजार में रहते, इसलिए कि ये अमानत है हमारे पास में. सबसे बड़ी अमानत आज कुछ कोई है तो ये ईमान वाली अमानत है जो गैर मुस्लिम तक पहुंचाना है. वो जो हमारे दुश्मन बने हुए इसी वजह से कि हमने अमानत उन तक नहीं पहुंचाई है. जब ये अमानत हम उन तक पहुंचा देंगे ना तो वो बहुत मुतासिर होते हैं. आज तक किसी ने इनकार नहीं किया. हम कल रास्ते से आ रहे थे, 12 साथी थे, मुफ्ती साहब साथ में थे. तो इनसे मैंने तज़किरा किया ऐसा ऐसा करते हैं. पेट्रोल पंप पे सिर्फ 7 मिनट के लिए रुके थे दोंडाईचा के आगे. तो वहाँ पे करण नाम का एक लड़का था, पेशाब पानी से फारिग हो रहे थे. तो करण के साथ में मैंने बात शुरू किया, उससे मजहब वगैरह पूछा. तो कहाँ आदिवासी. मैंने कहा तुमची राष्ट्रपति पण द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है. तो बहुत मुतासिर हो गया. फिर मैंने आगे बात शुरू की. मैंने पढ़ाई कहाँ तक, बोले साइंस से पढ़ा हूँ 12th तक. मैंने बहुत अच्छा. मैंने देखो पानी है, पानी को पानी बोलते हैं, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, और केमिस्ट्री तो तूने पढ़ाई है, इसको H2O बोलते. बोले बहुत खुश हो गया वो. हाँ बोले H2 बोलते. मतलब ऐसे ही अल्लाह है, ईश्वर है, और तुम क्या ईश्वर बोलते, हम अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलता. तो उस अल्लाह तक पाने के लिए महापुरुष आए हैं, महापुरुषांना पाठवलं त्यांनी. आणि प्रेषित मुहम्मद हे महापुरुष होते, सगळे महापुरुष असतात. जसं साईबाबा म्हणाले सबका मालिक एक है, पण साईबाबा मालिक नाही आहे, मालिक कोणी दुसरंच आहे. उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला जसं पाणी एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी, असं अल्लाह एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी, आणि त्या अल्लाहपर्यंत जाण्यासाठी एक मेल्यानंतर एक आयुष्य आहे आखिरत. तौहीद, रिसालत और आखिरत, 3 बात के ऊपर बात करते. फिर तौहीद समझाया, रिसालत समझाया और आखिरत समझा दिया. फिर मैंने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है ना. बोले हाँ जाना है. तो सब महापुरुषों ने अपने मानने वालों को एक स्वर्ग मंत्र दिया है. मैंने मैं बोलता हूँ, आप अगर मेरे पीछे बोलोगे तो अच्छा है, जबरदस्ती नहीं करता हूँ. बोले हाँ बोलूंगा. तो मैंने उसको कलिमा शहादत पढ़ा दिया. हजरत मुफ्ती साहब के सामने पढ़ाया और मुफ्ती अब्दुल सत्तार के सामने पढ़ा, और प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया कोई काम मुश्किल नहीं है. ये बहुत आसानी से उनके 2-3 मिनट बात करके ये कलमा पढ़ा दिया. तो ये अमानत जब तक हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे. और सुबह में भी हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब ने जो बात की है उन सब का खुलासा यही निकलता है कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, मुसलमानों तक नहीं, लोगों तक पहुंचाना. तो दूसरी हजरत ने भी जो बात की, अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन अन-नसीहा किसके लिए? सबके लिए है नसीहत, सबके लिए. और सबसे बड़ी नसीहत ईमान के अलावा और क्या हो सकती है. उसके बाद में मुफ्ती गयास साहब ने भी जो बातें की है ये सब का खुलासा. फिक्र इस्लामी पर बहुत काम हुआ है, फिक्र इस्लामी पर काम ही नहीं हो रहा है. फिक्र इस्लामी दीन की, ईमान की इशात से बढ़कर और क्या हो सकती है फिक्र ईमानी. उसके बाद में हालतें उन्होंने बिगड़ रहे हैं जो उन्होंने कहा, तो ये बिगड़ने की वजह यही है कि हम अमानत उन तक नहीं पहुंचा रहे. तो ये अमानत अगर हम उन तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हमवार हो सकती है. और हज़रत का एक शेर मैं शुरू में कहने वाला था, सुबह होती है शाम होती है और हज़रत की ऐसी ही याद आती रहती है. तो हालांकि हज़रत कुछ और बोलते हैं लेकिन हज़रत की याद आती रहती है. लिहाजा और भी मजमून था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा. अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए. जी हज़रत. मैंने उनको वापी भेजा
और वाकया ये है कि उसने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। जब तक वापी में था कभी कभार दुआ सलाम भी हो जाती थी, लेकिन वापी मेरे मशवरे बगैर छोड़ा उसने। खैर, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं, फिर बाद में पता चला कि वो भाई तो यहाँ आ गए। मैंने किसी को पूछा तो कि नहीं, वो तुम्हारे मौलाना तो चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अभी उनकी रिपोर्ट से मुझे खुशी हुई कि औरंगाबाद में आ गए और वक़फ़ बोर्ड में काम भी कर रहे हैं और ये दावत का काम भी कर रहे हैं। बहरहाल अच्छा है, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी, आज भी है और रहेगी भी। आपसे भी है, आपके साथ भी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरे जहन में इसलिए था कि मैंने उसको वापस भेजा था, बराबर है। चलिए।